चेक किया तूने? अरे तो वहां चेक करना भाई। हाँ अरे शर्मा मत यार, जाके चेक कर वहां। लगने में प्रॉब्लम हो जाता है यार। एंट्री कहाँ से? एंट्री कहीं से ले जाके स्पॉटलाइट पड़ रही है। एंट्री की जरूरत है तुझे बेवकूफ? कितने साल से कर रही है थिएटर? पकड़ो ये बात एक मिनट सीधा पकड़ो यार। जी क्या लेके जा रही तुम? चुप चूतियों के साथ काम नहीं करना बहनचोद। मर जाएगा मेरे हाथों से। सीधा तेरी लेकर ले आ कर ले लेकर कर। दिन में 2 बार खाली पेट हनुमान चालीसा का जाप करना है, समझे? ये नींबू मिर्ची दे रहा हूँ, ऐसे घर के दरवाजे पे टांग लेना। फिर से हिलाने लगती और फिर अचानक खिड़की खोल देती। अन्नू का एसएससी हो गया? ये किससे हैं? नहीं अभी दे रहा है ना, मेहनत कर रहा है, निकाल लेगा इस बार। ढीला है ना पढ़ाई में। ऐसे खड़ा नहीं जाएगा, ऐसे घूम के जाएगा। पहले आएगा बाथरूम, उसके बगल में लैट्रिन और उसके बगल में रसोई। अच्छा, लैट्रिन के बगल में रसोई बनाओगे तुम? न इस घर में बुलेट आएगी और न स्कूटी। इस घर में आएगा तो बस इंटरवर। इन्वेटर। अरे इन्वेटर इन्वर्टर या आपने फिल्मों में देखा होगा, मेडिकल स्टूडेंट्स इन बॉडीज को देखकर घबराने लगते हैं, उल्टियां करने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बकवास। ये बात परीक्षा करनी है, पास रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस। पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगी ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे। सब डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बनते हैं, पागल भी होते हैं जिनसे दूसरों का पेन नहीं देखा जाता। मैं राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं साहित्य, सिनेमा और समाज। आज के हमारे मेहमान हैं युवा फिल्म निर्देशक अमृतराज गुप्ता। आपकी 2014 में एक अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म आयान ने काफी धूम मचाई थी। उसके बाद आपने टीवीआर बैचलर, गुल्लक और ऑपरेशन एमबीबीएस जैसी कई बेहतरीन वेब सीरीज आपने हमें दी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू राहुल, कंप्लीटली माय प्लेजर टू बी ऑन योर शो। जी मैं देख रहा हूँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने पेज पे, नए लोगों से बात कर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये सब आप लोगों की वजह से हैं, आपका सहयोग है, आपका प्रेम है, इसलिए ये सब चल रहा है। तो हम जानना चाहेंगे, आपका जो फिल्मी करियर है हम उसके ऊपर बात करेंगे, हम उस दौर के ऊपर भी बात पर भी आएंगे। तो उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा और आपका एजुकेशन किस तरह हुई आपकी? हाँ, तो यार फैमिली बैकग्राउंड फिल्मी तो बिल्कुल नहीं है। मतलब मेरे ग्रैंडफादर एक पेंटर थे। मतलब आर्ट वहाँ से काइंड ऑफ हमारी फैमिली में, अगर मैं कह सकता हूँ अभी कि आर्ट का जो कीड़ा था वो शायद मेरे बाबा की वजह से है। उनकी पेंटिंग का बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं, पीछे पेंटिंग्स भी हैं उनकी। जी। तो हम लोग मैं यूपी में एक हरदोई जिला है, उसके बगल में एक गांव है बेनीगंज, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। और फिफ्थ तक वहाँ पढ़ाई करने के बाद हम लोग सीतापुर एक जगह है, हम लोग वहाँ मूव करके स्पेशली हमारी पढ़ाई के लिए। पापा सहारा इंडिया में जॉब करते थे, चाचा भी होम्योपैथी डॉक्टर थे, और बाकी हमारी जॉइंट फैमिली थी। तो हम लोग सारे लोग सीतापुर मूव करके स्पेशली हमारी पढ़ाई के लिए। सीतापुर में मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद मैं 10th के बाद 11th-12th के लिए मैं लखनऊ चला गया, मुझे लखनऊ भेज दिया गया जी। और साइंस से था, मैं साइंस का स्टूडेंट था, और 11th-12th किया मैंने वहाँ पे। और फिर मैंने IIT की प्रिपरेशन करी 1 साल, और फॉर्चुनेटली मेरा हुआ नहीं। तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं, क्योंकि यार वही होता है उस टाइम पे फैमिलीज या मतलब हम लोग जो पढ़ाई कर रहे होते हैं हमें पता नहीं होता हम क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं साइंस का स्टूडेंट था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था मैं क्यों कर रहा था वो और क्या था। तो अच्छा हुआ कि IIT जब आप प्रिपरेशन करते हो, आपको अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं तो आप IIT क्रैक नहीं कर सकते। और तरह से मैंने पढ़ाई करी थी, बचपन से मैंने रट के पढ़ाई करी थी, तो मुझे क्लियर हो गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो फॉर्चुनेटली उस समय मेरे भाई वैभव राज गुप्ता बॉम्बे में थे, मास कॉम की पढ़ाई कर रहे थे, और मैं उनसे बात करता था कि अगर मेरा यहाँ कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मुझे बड़े कॉन्फिडेंस से वो मुझे बोलता था कि तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ आ जाना, हम देख लें। बट वही डर था, मिडिल क्लास फैमिली, दोनों बच्चे बॉम्बे भेजना, और मतलब पापा की जॉब भी मतलब ऐसा कुछ मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली बोल लीजिए आप, काइंड ऑफ। तो मतलब हैट्स ऑफ टू माय डैड, उन्होंने मतलब क्या सोच के दोनों लड़कों को बॉम्बे भेज दिया 2010 में।
मेरे भाई को 2009 में और मुझे 2010 में। तो वहाँ से फिर मैं यहाँ आया। मैं एक्चुअली आया तो सिंगर बनने था। मैं इंडियन आइडल का बहुत बड़ा फैन हूँ अभी भी। सिंगिंग रियलिटी शोज मुझे बहुत पसंद है। तो सिंगिंग का कीड़ा था, तो फिल्म मेकिंग का कोई कहीं दूर दूर तक नाता नहीं था। फिल्मों के नाम पे मिशन इम्पॉसिबल, ट्रॉय और बेनहर, इस तरह की फिल्में मेरे चाचा ने मुझे दिखाई नहीं थी। मतलब मैंने डीवीडी पे फिल्में देखी थी, बट कभी ऐसा नहीं था कि फिल्में बनानी है। फिल्मों की तरफ रुझान इतना ज्यादा है। ऑल्दो मेरे भाई का रुझान था कि उसको एक्टिंग या मॉडलिंग का थोड़ा कीड़ा था। तो मैं जब यहाँ आया तो मैंने सुरेश वाडकर की अकेडमी में एडमिशन लिया। वहाँ पे मैंने सिंगिंग सीखना शुरू किया। उसके साथ साथ मैं बीएमएम कर रहा था, बैचलर्स इन मास मीडिया। तो क्योंकि मैंने बैचलर्स इन मास मीडिया इसलिए किया क्योंकि सबसे आसान कोर्स है वो डिग्री का बॉम्बे में, और उसमें आपको 36 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और अलग अलग तरह के जर्नलिज्म से लेके एडवर्टाइजिंग से लेके पीआर से लेके इकोनॉमिक्स और बहुत तरह के बहुत फन कोर्स है वो। तो वो मैंने किया और साथ में सिंगिंग भी चल रही थी। तो फिर सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि हमारे कोर्स में एक सब्जेक्ट था अंडरस्टैंडिंग सिनेमा, प्रॉपर एक सब्जेक्ट था। अच्छा। तो उसमें मेरे टीचर थे सत्यांशु सिंह और देवांशु सिंह। देवांशु सिंह का शायद नाम आपने सुना हो। नेशनल अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म बनाई उन्होंने, तमाश। उनकी एक फिल्म है चिंटू का बर्थडे, वो भी अभी बहुत अच्छी बनी है और अभी रिलीज होने वाली किसी ओटीटी पे। तो उनकी वजह से, उस क्लास की वजह से मैं पहली बार वर्ल्ड सिनेमा से इंट्रोड्यूस हुआ। मुझे याद है उस क्लास में मैंने पहली बार लाइफ में पल्प फिक्शन, सिटीजन केन, सिनेमा पैरादिसो, ब्रेथलेस, कुछ इस तरह की माइंड ब्लोइंग फिल्में देखी। ऑल्दो ऐसा नहीं था मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था उन फिल्मों के बारे में। मतलब मैं बहुत ब्लैंक बैठा रहता था कि यार, मतलब लोग हंस रहे होते थे पल्प फिक्शन में, उनकी इंग्लिश कॉमेडी चल रही होती थी और मुझे समझ नहीं आता ये हंस क्यों रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता। बट कुछ फैसिनेटिंग था उस मीडियम के बारे में जो आज तक कभी देखा नहीं था। तो फिर बीएमए में क्या होता था कि बहुत सारे जो हम लोगों को ना बहुत सारे प्रेजेंटेशंस करने होते थे सब्जेक्ट्स पे और बहुत क्रिएटिवली करने होते थे। मतलब तो कोई वीडियो बना रहा है, कोई पीपीटी बना रहा है, कोई एक प्ले परफॉर्म कर रहा है क्लास के अंदर, है ना। तो मतलब मैं समहाउ उस ग्रुप में रहता था जो शायद शॉर्ट फिल्म बना रहा होता था। फिर उसी अंडरस्टैंडिंग सिनेमा का ही जो फाइनल प्रोजेक्ट था वो एक शॉर्ट फिल्म बनाना था। तो मैंने और मेरे एक क्लासमेट थे महर चुंबले, उनके साथ हमने मिलके, मैं उसमें डायरेक्टर था, हमने एक फिल्म बनाई, ये हुआ क्या। और वो रोड ट्रिप फिल्म थी कि मतलब 3 बैचलर्स हैं और उनको एक बारिश का मौसम है और उनको लोनावला बटर चिकन खाने जाना है। ये एक सिंपल सा आइडिया था और उस जर्नी में उनके साथ क्या होता है, उनको बटर चिकन मिलता है कि नहीं। तो वो फिल्म थी, वो हमने बनाई और लकीली वो फिल्म सेकंड आ गई। तो वो जब वो फिल्म प्ले हो रही थी ऑडिटोरियम में और हम लोग इस तरह बैठ के हम देख रहे थे और लोग जब हंस रहे थे हमारे जोक्स पे, तो वो जो फीलिंग थी आई थिंक कि यार तुमने कुछ सोचा, तुमने कुछ बनाया, भले ही जैसा ही बनाया उस समय, पर उस पे लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं, लोग हंस पा रहे हैं। तो वो जो फीलिंग थी आई थिंक वो शायद कहीं ना कहीं उसने पुश किया कि हाँ ये शायद मैं कर सकता हूँ या मुझे करना है शायद मेरी जिंदगी। और रियलाइज नहीं होता उस समय कि यही करना है जिंदगी का, पर वो शुरुआत मैं जरूर कहूँगा वहां से शुरुआत हुई। तो अंडरस्टैंडिंग सिनेमा बीएमएम का बहुत बड़ा श्रेय है सत्यांशु सिंह का कि मैं मेरा सिनेमा की तरफ रुझान थोड़ा सा बढ़ा और ये सारी चीजें। जी। तो आप यानी कि आप बॉम्बे पहुंच चुके थे यहाँ तक? हाँ, मैं बॉम्बे 2010 में आ गया था। मैं उस समय 17 का था। मैंने 18वीं अपनी बॉम्बे बनाई थी 2010 में और 2010 से 2013 तक मैंने ग्रेजुएशन किया, बीएमएम की डिग्री ली, साथ में सिंगिंग भी सीख रहा था। लेकिन सिंगिंग से मतलब सिंगिंग मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मेरा फुल टाइम गोल नहीं हो सकता सिंगिंग। तमाम मुझे ये फीलिंग आई कि मुझे सिंगिंग करनी है, बट मुझे शायद सिर्फ सिंगिंग नहीं करनी, मतलब मुझे और चीजें भी करनी है। तो जैसे मैं मिमिक्री, मतलब सिंगिंग का भी कीड़ा वहीं से आया था कि मैं मिमिक्री करने में, मैं बचपन से ही मुझे मिमिक्री करने का बड़ा शौक होता था। और हमारी मतलब ये भी मेरा फैमिली से आया कि फैमिली में जब हम लोग गैदरिंग्स होती थी तो सब लोग मिमिक्री करते थे दूसरे रिश्तेदारों की। अच्छा। तो मैंने सिंगर्स को, एक मिनट मेरा व्हाट्सएप वो है, मैं शायद मैं इसको वो करता हूं, आपको आवाज आ रही होगी ना।
तो 13 में वो हो गया। फिर उसके बाद मुझे याद है कि 13 का हम भाई हर कॉलेज का एक फेस्टिवल होता है, एनुअल फेस्टिवल। तो हमारा नेशनल कॉलेज का कटिंग क्या था, उसमें मैंने समहाउ टीवीएफ को इनवाइट किया एज अ गेस्ट। टीवीएफ से मैंने विश्वपति सरकार और आनंदेश्वर द्विवेदी को इनवाइट किया। एक इवेंट था, शॉर्ट फिल्म कॉमेडी शॉर्ट फिल्म इवेंट करके कुछ था। तो वहाँ मेरी मुलाकात पहली बार टीवीएफ के लोगों से हुई, और उस समय वो गजब का काम कर रहे थे। उस समय गैंग्स ऑफ सोशल मीडिया, एक थी बहन, और इस तरह की चीजें, राउडीज मतलब तो वायरल था, मतलब राउडीज के लिए पागल थे लोग। तो वहां से डिग्री खत्म हो गई थी, तो वही था कि भाई अब कुछ करना है, अब काम क्या करें, तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो फिर मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े टीवीएफ में आनंदेश्वर द्विवेदी के, यार सर कुछ काम दे दो प्लीज प्लीज। तो फाइनली फिर टीवीएफ में मेरी शुरुआत उस तरह से हुई। उसके पहले ये बीच में मतलब 2010 से 13 के बीच में मैंने 3 फीचर फिल्म भी करी हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है। मतलब मैं एज एन एडी मैंने 3 फीचर फिल्में करी हैं, और बहुत खराब फीचर फिल्में करी, वो आज तक रिलीज नहीं हुई। बट उन्होंने जो एक्सपीरियंस मुझे उस एज पे दे दिया ना, मतलब मुझे याद है, हाँ मतलब मुझे याद है मैंने 2011 में मैं जब पहली एक फीचर फिल्म थी, कुछ तेरी कुछ मेरी नाम था उसका, उस फिल्म में मुझे ये पता चल गया था कि रेड करके कोई कैमरा होता है। अच्छा। मुझे ये पता चल गया था कि डीआई करके एक टर्म होता है। मुझे ये पता चल गया था कि डबिंग होती है, या मतलब सिंक साउंड होता है। ये वाली जो चीजें, जो टेक्निकलिटीज होती हैं, वो मुझे तब पता चली। तो ऑल्दो वो एक्सपीरियंसेस से कुछ हुआ नहीं, बट उन्होंने जो सिखाया, मतलब जो टर्मिनोलॉजीज हो गई फिल्म मेकिंग की, या इन जनरल एक एक्सपीरियंस की फिल्म कैसे बनती है, तो वो 3 फीचर फिल्म्स ने काफी हेल्प किया। एक पंजाबी फिल्म भी करी मैंने, राजपाल यादव थे उसमें, गोविंदा भी थे। तो उसमें मैं एज अ क्लैपर काम कर रहा था, और मैं झूठ बोल के मैंने नौकरी ली थी वो, क्योंकि मुझे क्लैपर जो वो ऐसे करके जो क्लैप करता है, राइट? हाँ जी, सीन शुरू तो हाँ करेक्ट, सीन शुरू होने से पहले जो आप मतलब बहुत लेमैन लैंग्वेज में जो स्लेट होती है जिसपे सीन नंबर शॉर्ट, बिल्कुल। और तो वो करना एक्चुअली, मतलब जिसको भी लगता है वो काम बहुत आसान है, वो बहुत टफ काम है। क्योंकि उसके लिए आपको लेंसिंग का पता होना चाहिए कि किस लेंस से कहाँ से शूट हो रहा है, आपको कहाँ पे एक्टर के मतलब कितनी दूर कैमरे से कितनी डिस्टेंस पे आपको क्लैप रखना है। तो वो बहुत टेक्निकल है वो, बट लगता बड़ा आसान है कि, और वो सबसे जूनियर एडी को दिया जाता है वो काम। अच्छा, मुझे लगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर पूछेंगे या किसी भी और का, तो वो कहेगा कि ठीक है, किसी को बोल देते हैं कि भाई एक काम करिए, ये वाला काम तुम करोगे, उठा के क्लैप ही तो करना है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मतलब उसमें वो होता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपका क्लोज शूट कर रहा हूँ इतना, है ना, तो क्लोज में मुझे क्लैप एकदम यहाँ पे देना है। अच्छा, समझ रहे हो? और अगर मान लीजिए मुझे लेंस का आइडिया नहीं है, मुझे लग रहा है कि हाँ कोई वाइड लेंस से शूट हो रहा है, तो मैं क्लैप दे रहा हूँ, मतलब मैं फेस के यहाँ पे क्लैप दे रहा हूँ, तो वो क्लैप रजिस्टर ही नहीं होगा कैमरे में, राइट? तो आपको लेंस की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। और फिर आप कितने टक से आपने मारा, तो जैसे मैं बहुत फनी एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था, मुझे अब आज भी याद है, मैं पहली बार ये पंजाबी फिल्म की बात कर रहा हूँ, एक फिल्म थी अप्पा वेले करके, वो कभी रिलीज नहीं हुई। अच्छा। डायरेक्टर ने सारे 2-2.5 करोड़ रुपए 20 दिन में फूंक दिए थे। तो ये पहला शॉट है, मतलब फिल्म का पहला शॉट, पुलिस स्टेशन में राजपाल यादव का पहला डायलॉग ना, और मैं कर रहा हूँ क्लैप। और अब जो डायरेक्टर साहब थे उनको ऑर्डर नहीं पता था कि रोल साउंड, रोल कैमरा, और मतलब जो ऑर्डर होता है वो उनको नहीं पता था। तो उन्होंने ना फकअप कर दिया ऑर्डर में, और उन्होंने उल्टा सीधा ऑर्डर में बोलते बोलते उन्होंने एक्शन बोल दिया। अब मैं वेट कर रहा था ऑर्डर का, मैं अपने फर्स्ट एडी की तरफ देखा कि क्या राजपाल यादव ने डायलॉग शुरू कर दिया, और डीओपी मेरी तरफ देख रहा है, साले क्या करना। अब मैं बच्चा, मतलब मैं लिटरली उस समय शायद साल का हुआ होगा, और मैं समझ नहीं आ रहा हूँ क्या करूँ। तो डीओपी मुझे बोल रहा है क्लैप क्लैप। अब मैं गया, राजपाल यादव डायलॉग ले रहे हैं, मैंने राजपाल यादव के बोलते फेस पे क्लैप मारा है। और राजपाल यादव ने जो मेरी बजाई ना सबके सामने पहले शॉट में कि ये किस चूतिए को उठा के लाए हो तुम लोग, कहाँ से आ जाते हैं। और मैं कहा यार भगवान, फिर मैं सोचा झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई, काम या तो पहले सीख, मतलब वो भी होता, बहुत लोग ये बोलते हैं कि पहले काम ले लो फिर सीख लो काम को, अगर नहीं आता है ना। तो वहां पे मैंने वही अप्लाई किया था, बट ये डायरेक्टर का फकअप भी था वहां पे। तो क्लैप वो मेरी जॉब बड़ी इंटरेस्टिंग थी, ऑल्दो वहां से पैसे वैसे मिल जाते थे अच्छे।
तो वही था, मतलब 13 में फिर टीवीएफ के साथ जर्नी शुरू हुई, तो फिर वो वहां से आई थिंक टीवीएफ से जर्नी शुरू होने के बाद काफी सारी चीज सही होती गई है। काइंड ऑफ वो मेरे लिए एक फिल्म स्कूल रहा है। कुछ 6 साल 5 साल बोल लीजिए, 2013 से 2018 नवंबर तक। जी, तो आपकी जो एक फिल्म थी आयाम, जो अयान, सॉरी, हाँ सॉरी, अयान। तो अयान, आपको उसका आइडिया आपको कैसे आया और किस तरह लिखी आपने वो फिल्म? बतौर निर्देशक वो आपकी पहली फिल्म थी? वो मेरी बतौर निर्देशक मेरी दूसरी शॉर्ट फिल्म थी असल में। तो इसके पीछे की कहानी है, थोड़ी सी कहानियां मैं आज मौका मिला आपसे बात करने। बिल्कुल। तो एक फिल्म फेस्टिवल होता था यहाँ, हमारा मूवी करके एक प्रोडक्शन हाउस है जिनकी बहुत सारी शॉर्ट फिल्में रिलीज होती हैं। उनका चैनल भी है, शायद जो लोग शॉर्ट फिल्म देखते हैं उनको पता होगा। बिल्कुल। तो वो एक फिल्म फेस्टिवल कराते थे हर साल। तो उसके फर्स्ट ईयर में मैंने पार्ट लिया था और उस समय मेरी फिल्म उसमें 4th आई थी। एक फिल्म है मेरी, एक और शॉर्ट फिल्म पड़ी है सिर्फ खुली खिड़की के नाम से, जो मैंने कोड डायरेक्ट करी थी एक मेरे फ्रेंड है अभिजीत अग्रवाल, उनके साथ। अच्छा। तो उसमें खिड़की करके थीम था, मतलब खिड़की वाज द थीम कि खिड़की का राउंड आपको एक शॉर्ट फिल्म करनी है। सारे जो 8 के 8 डायरेक्टर्स थे उनको खिड़की का राउंड ही शॉर्ट फिल्म करनी। तो मेरी फिल्म वो उसमें 4th आई थी और मुझे अभी भी याद है वो फिल्म की स्क्रीनिंग्स हुई थी उसमें, और उसमें बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे, मतलब जो जजेस थे, मतलब मुझे आज भी याद है इम्तियाज अली, विक्रमादित्य मोटवाने और मतलब ऐसे ऐसे लोग थे। तो मैं ऑडियंस में खड़ा था और मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया गया, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी फिल्म 4th आई थी। तो मैंने उस टाइम वहीं खड़े खड़े सोचा कि अगले साल आई हैव टू बी देयर एट दैट स्टेज, कैसे भी करके। तो मैं वेट कर रहा था, मतलब मैं बहुत बुरी तरह से वेट कर रहा था कि अगले साल ये फेस्टिवल आएगा और मैं कोई मौका नहीं छोड़ूंगा इसको करने के लिए। और उस समय मैं बतौर टीवीएफ में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा था। और मुझे अच्छे से याद है ये तो अगला साल अनाउंस हुआ, उसमें थीम दी गई इंटरवल। तो इंटरवल, और मैं उस समय टीवीएफ में था, और टीवीएफ में उस समय क्रिएटिव एनर्जी का पीक मतलब नेक्स्ट लेवल था। मतलब हम लोग बहुत काम करते थे, बहुत सोचते थे, बड़ा मजा आता था हम लोग। मतलब मैं पूरे टाइम ऑलमोस्ट टीवीएफ में ही पड़ा रहता था, तो मेरा घर था, वहीं खा रहे हैं वहीं सो रहे हैं। अच्छा। तो ये मैंने डिस्कस किया वहाँ पे उन लोगों से, अरुणाब सर थे, बिस्सुपति सरकार, इन लोगों से मैंने डिस्कस किया कि ये फेस्टिवल है, मैं पार्ट लेना चाहता हूँ। और मैंने बिस्सो को बोला, बिस्सुपति सरकार को हम लोग बिस्सू बुलाते हैं, बिस्सो को मैंने बोला सर आप मेरी हेल्प कर दोगे, ये थीम है और ये आइडिया। तो और बिस्सो मतलब बहुत अच्छे राइटर, उनकी कॉमेडी मतलब गजब है। तो उन्होंने बोला ठीक है तू आजा घर मेरे, बैठ के सोचते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैं सोच रहा था उससे पहले कुछ आइडिया, बट वो कुछ मजा नहीं आ रहा। तो मैं गया उनके घर और बैठे कुछ बाउंस ऑन किया, और एकदम से ये बेसिकली अयान का आइडिया उन्हीं का है। तो उन्होंने बोला कि यार व्हाट इफ एक प्ले हो रहा है रामायण, एक एमेचर ग्रुप है जो रामायण परफॉर्म कर रहा है, और सडनली इंटरवल में उनको पता चलता है राम गायब हो गया। तो मैंने कहा फक, ये तो बहुत ब्रिलियंट आइडिया है, मतलब इसमें तो मतलब कॉमेडी तो मजा आ जाएगा। तो फिर हमने लिखना शुरू किया, और मुझे आज भी ये भी बहुत फनी है। तो मुझे जैसे मैं और बिस्सो आज शाम को बैठ के लिख रहे हैं घर पे उनके, और आज रात में सबमिशन है ना। तो लिख रहे हैं, बिस्सो मुझे बता रहे हैं, मैं टाइप कर रहा हूँ, कुछ चल रहा है, और बिस्सो एकदम से सो जाते हैं। अच्छा। है ना। अब मुझे डर लग रहा है कि मैं यार भाई बंदा इतनी मेहनत करके लिखवा रहा था मुझसे और वो सो गया, मैं क्या करूं। और मुझे मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे उठाऊं उन्हें। और मुझे लास्ट की एंडिंग फिगर आउट करनी थी कि लास्ट का एंड पार्ट कुछ बचा था, शायद 1-2 पेज बचे हुए थे मुझे जितना याद है। मैंने जैसे तैसे उसको अपने आप से फिनिश किया और मैंने भेज दिया वो। तो वो फिर भेजा, और फिर हम लोग मतलब टीवीएफ की तरफ से हम लोग गोवा में रिट्रीट पे थे, और वहां से मुझे फोन आया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और तुम्हें मेंटर मिले विक्रमादित्य मोटवाने। मैं तो मतलब मैं पागल हो गया। मैंने कहा अरे बाप रे। मैं मतलब आया था उड़ान में, जब पहली नेशनल कॉलेज में आने के बाद मैंने 2010 में उड़ान देखी, तो मैं उड़ान देख के पगला गया यार। मतलब विक्रमादित्य मोटवाने मुझे मेंटर, ओ माय गॉड। फिर इससे गजब जो चीज हुई वो 2 दिन बाद हुई, जब मैं बीच पे मैं कुछ तो कर रहा हूँ और मुझे एक फोन आ रहा है किसी का, और मैं देखता हूँ वो मेरे फोन पे लिखा है विक्रमादित्य मोटवाने कॉलिंग। मैं हिल गया। मैंने कहा विक्रमादित्य मोटवाने मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। तो मैं कॉल उठाया, मैंने कहा हाँ सर ये हो। तो उन्होंने बताया अरे सही है, तेरी स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, ये हो बहुत अच्छी है, और तू कहाँ, गोवा में ना तू। मैंने कहा हाँ सर मैं गोवा में हूँ, कब आ रहा है वापस।
मैंने कहा हाँ सर आ जाऊंगा। तो ये मेरे तो बेसिकली मेरे भाई और शिवांकित सिंह परिहार, उसमें शिवांकित सिंह परिहार ने रावण का रोल किया, मेरे भाई ने जो प्ले का डायरेक्टर है उसका रोल किया। हाँ, और वो जीतू जो जीतू ये है उन्होंने लक्ष्मण का रोल किया। ये सारे लोग थे उसमें। सुशांत शेट्टी करके मेरा दोस्त, उसने हनुमान प्ले किया, नाम्या ने सीता प्ले किया था। तो लकीली एक मीटिंग थी सारे मेंटर्स और सारे डायरेक्टर्स की, जिसमें मेरे भाई और शिवांकित ने विक्रम सर से मिलके आए थे, क्योंकि मैं था नहीं। तो विक्रम सर को वहां से पता लगा कि भाई बंदा गोवा में है और ये सारी चीजें। तो मैं मतलब वो फेज जो मेरा था आयान के टाइम का, वो मतलब मैं उसको कभी नहीं भूल सकता, बिकॉज वो पहला जो ब्रेक होता है ना आपको, क्योंकि मैं इस सर्किट के बीच में काम कर रहा था, इम्तियाज अली, विकास बहल, आनंद गांधी, विक्रमादित्य मोटवाने, और तो बहुत अमेजिंग था वो। विक्रम सर से मैं मिला, मैं जब वापस गया मैं उनसे मिला, मैं बैठ के उनसे बातें करी उड़ान के बारे में। मैंने बैठ के उनसे आगे की जर्नी पूछी, आप आगे क्या कर रहे हो। उन्होंने मुझे बताया इस फिल्म, वो मुझे बोल रहे थे कि इस फिल्म को 1 शॉट शूट कर लेना। तो सर 1 शॉट कैसे कर सकता हूँ, 1 शॉट शूट करने के लिए बहुत रिहर्सल और वो सब चीजें। तो ये सारी चीजें हुई, मतलब वो प्रोसेस बहुत सही था। और फिर टीवीएफ ने वो फिल्म प्रोड्यूस की, हमने कुछ 9-10 हज़ार में वो फिल्म बनाई थी, मुझे याद है अच्छे से, और हमने खुद के पैसे भी डाले थे कॉस्ट्यूम में। फिर वो फिल्म 1 साल बाद रिलीज हुई जाके, और उसमें वोटिंग थी, तो हम लोग हर हफ्ते थिएटर जाते थे, मतलब हर दिन थिएटर जाते थे देखने, और मतलब लोग वोट कर रहे थे और मजा आ रहा था लोगों को देखने में, और फाइनली हमारी फिल्म जीत गई। तो ये बहुत बड़ा मतलब काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा ब्रेक था मेरे लिए। मुझे उस समय लग रहा था अरे आई हैव अराइव्ड, अरे मतलब अरे अभी तो सब कुछ ऐसा लगता है ना आपको कि अरे अब तो हो गया, अब हो तो गया। बिल्कुल नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो बहुत अच्छा पीरियड था। मतलब जो मुझे उसका विनिंग जो चेक भी मिला वो इम्तियाज अली ने दिया था, साजिद नाडियाड वाले के ऑफिस में बुला के। तो ये जो सारी चीजें बहुत मोरल बूस्ट करने वाली चीजें हुई थी, तो बड़ा मजा आया। वो बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ। तो उसके बाद फिर आपका ये टीवीएफ के साथ में जो जितनी भी आपने अभी वेब सीरीज की है, ऑपरेशन एमबीबीएस आपकी आई, गुल्लक है आपकी, राइट। तो टीवीएफ में फिर वही तो उस दौरान फिर उससे बैचलर से पहले एक और चीज हुई थी। एक चैनल है टीवीएफ का, द स्क्रीन पत्ती करके, उसकी शुरुआत हुई थी। और उस चैनल को बनाने का मकसद यही था कि मतलब कंटेंट के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें हम, और ब्रेव कंटेंट कर पाए हम, और एक्सपेरिमेंट कर पाए हम, और लोगों को चांस दे पाए। तो टीवीएफ, क्योंकि टीवीएफ का जो बार था उस टाइम राइटिंग का, जो बहुत नेक्स्ट लेवल बार था कॉमेडी, और सब वैसा लिखें ये एक्सपेक्ट करना लोगों से थोड़ा वो था, बहुत बड़ी बात थी। मतलब वो उसमें बिस्सो की जो राइटिंग थी उसको बीट करना या उसके बराबर लिखना मतलब बहुत इम्पॉसिबल जैसा लगता था लोगों को। तो स्क्रीन पत्ती बनाया गया, वो मैं क्रिएटिवली हेड कर रहा था, मैंने 2-2.5 साल वो हेड किया। उसी के साथ साथ फिर मैंने बैचलर्स तो बैचलर्स का हमने पहला एक एपिसोड बनाया था सिर्फ भुवन बाम को लेके, वो भूतियापा करके नाम है उसका। उसमें कंसेप्ट ये था कि एक भूत है, एक बैचलर्स के घर में एक भूत रहता है, और उस भूत को उन बैचलर्स से डर लगता है, बिकॉज वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं घर के। तो वो जाती है झाड़ फूक वाले के पास। तो हमने स्पिन किया था उसको। तो शिवांकित और अभिलाष मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने वो कंसेप्ट, वो स्क्रिप्ट लिखी थी। एंड देन शिवांकित, अभिलाष और भी राइटर्स के साथ हमने मिलके फिर और बैचलर्स के और एपिसोड्स किए। और बैचलर्स मेरे लिए आई थिंक बहुत बड़ा लर्निंग इसलिए है क्योंकि बैचलर्स का हर एक एपिसोड एक कल्ट बॉलीवुड फिल्म की पैरोडी है। अच्छा। तो इस तरह से मैंने या मेरी टीम ने, हम लोगों ने मिलके उन फिल्मों को स्टडी किया बहुत। जैसे लगान हो गई, मुन्ना भाई एमबीबीएस हो गई, वेंसडे हो गई, बाहुबली 1-2 हो गई, चक दे इंडिया हो गई, ज़ॉम्बी फिल्म्स हो गई। तो मुझे बैचलर्स के 2 सीजन 10 एपिसोड करने के बाद मुझे काफी ज्यादा डिफरेंट जॉनरा में काम करने का मौका मिला, भले एज ए पैरोडी, बट मैंने स्टडी किया काफी कि यार ये फिल्में कैसे बनती हैं, एक बाहुबली में कितना एफर्ट गया होगा। बिल्कुल। तो वो नुआंसेस सीखने में मजा आया काफी। और बैचलर्स काफी अच्छा रिसीव हुआ ऑडियंस में, क्योंकि नए तरह का काम था। टीवीएफ ने उस समय पैरोडी बंद कर दी थी करना, तो ये एक वापस से रिवाइवल था टीवीएफ का इस सीरीज के साथ। और मतलब हमें बहुत मजा आया टीम के साथ। ये आपकी जो आपने स्टडी की, आपकी अपनी खुद की तैयारी कह सकते हैं कि वहां से आपको अपने आप को बिल्डअप करना भी हुआ आपके लिए। हाँ, मतलब बहुत मजे, मतलब बैचलर्स का ना बड़ा मजा आता था। मतलब बैचलर्स में क्या था कि हमें थोड़ी सी आसानी भी थी, क्योंकि मेरे पास पता है कि हम लोगों के पास एक फिल्म है ऑलरेडी,
अब इस पे हमें लिखना है, इस पे हमें एक बैचलर प्रॉब्लम पहले क्रिएट करनी है। जैसे लगान में क्या है, लगान अगर आपने देखा होगा, लगान में क्या है कि एक प्रॉब्लम है बैचलर्स की कि वो सफाई नहीं करते, और एक लैंडलॉर्ड है उसको इस चीज से प्रॉब्लम है। तो वो एक दिन पेस्टिसाइड वाला बन के इनके घर में घुसता है और वो चेक करता है पूरा घर मास्क ला के, और फिर इनको बेसिकली वो एक शर्त, वो जो लगान का जो शर्त वाला सीन है कि ये नहीं करोगे तो तुम्हारा 3 गुना लगान हो जाएगा, 3 गुना रेंट हो जाएगा। तो वो उनको दिवाली तक का मौका देता है और उनको बोलता है कि अगर तुम लोग नहीं कर पाए साफ तो तुम्हारा रेंट 3 गुना हो जाएगा। और ये लोग बैचलर्स लोग ले लेते हैं शर्त, और ये भुवन एक्चुअली प्ले कर रहा होता है वो लेता है शर्त। तो सारे बैचलर्स हुए कि ब्रो कैसे करेंगे, हम बैचलर्स हैं यार, हम नहीं कर सकते। तो बड़ा मजा आता था। ये कंसेप्ट जो राइटर शिवांकित अभिलाष ने जो मतलब बहुत बहुत नए कंसेप्ट से, और बड़ा मजा आया इनको पढ़ने, मतलब इनकी स्टडी करने में। और लगान के सीन्स कैसे किए गए हैं या ड्रामा कैसे क्रिएट किया गया है लगान या और भी बाहुबली या और भी जैसे फिल्मों में, तो बड़ा चैलेंजिंग होता था। और मतलब बैचलर शूट करने के लिए हर एपिसोड में मुझे 4 दिन ही मिलते थे, तो 4 दिन में उन चीजों को कैसे करना, कैसे इकोनॉमिकल होना है अपनी डायरेक्शन में, वो बड़ा मजा आता है। बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से। तो वहाँ आपने भुवन को आपने कास्ट किया था या फिर वो भी एक हिस्सा थे आपकी टीम का किसी तरीके से? नहीं, भुवन को कास्ट किया था। भुवन अपना वही चैनल कर रहा था और उस समय काफी पॉपुलैरिटी थी भुवन की, उस समय शुरू हुआ था उसका करियर, बीवी की वाइन, राइट? बीवी की वाइन्स, राइट। तो उसके साथ उसको कास्ट किया था। फिर उसके साथ पहला सीजन उसके साथ किया, फिर दूसरा सीजन हमने जीतू के साथ किया, जीतू भैया के साथ। अच्छा, हाँ, ठीक। राइट। तो आप हमें एक बात बताइए कि जो नेटफ्लिक्स और जो प्राइम का जो प्लेटफॉर्म जो आज हम देखते हैं, तो कितना फायदा हुआ है जो आने वाले नए लोग हैं जो ऐसे डायरेक्शन में आना चाहते हैं या राइटिंग में आना चाहते हैं, कितना उनको फायदा है इससे? कुछ है ऐसा या नहीं? बिल्कुल है। जैसे मैं बहुत मानता हूँ, मतलब मुझे लगता है जैसे वनडे क्रिकेट था, है ना, फिर आईपीएल आया। तो आईपीएल ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को चांस दिया, पैसा भी दिया, और आईपीएल ने पब्लिसिटी बढ़ाई लोगों की, उनके मतलब बहुत सारे क्रिकेटर्स को, मतलब जो खाली बैठे हुए थे, जो शायद 11 की टीम में नहीं सिलेक्ट हो पा रहे थे, उनको मौका दिया। तो काइंड ऑफ मेरे लिए ओटीटी ने अभी यही किया है कि बहुत सारी सिर्फ फिल्म मेकिंग हो रही थी या फिल्में बन रही थी, बट फिर डिजिटल कंटेंट रेवोल्यूशन आया जो टीवीएफ लेके आया इंडिया में, फिर और प्लेटफॉर्म्स आने लगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, ये होना बहुत ज़रूरी था, और बहुत अच्छा टाइम है अभी राइटर्स और क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ZEE5, वूट, सोनी लिव और हॉटस्टार हो गया, तो बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे मतलब बहुत सारा कंटेंट मतलब बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट, मतलब बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारा काम। तो इस समय सब काम मिलना एज अ राइटर डायरेक्टर, आई थिंक काफ़ी आसान है। मैं आसान तो नहीं बोलूँगा कि बहुत आसान भी नहीं है, बट उसके लिए भी मतलब आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उन लोगों के लिए आसान है जिन्होंने काम किया हुआ है, थोड़ा किया हुआ है, या फिर काम बहुत ही करना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि भीड़ तो हर जगह होती है। करेक्ट। मतलब राइटर्स के लिए देखिए, डायरेक्शन में क्या होता है कि डायरेक्टर मतलब एज अ डायरेक्टर आपको वेब सीरीज बड़ी तब तक नहीं मिलती जब तक, मोस्टली ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है कि आपने अगर प्रीवियस आपकी वेब सीरीज बड़े स्तर पे नहीं है तो आपको सीक्रेट गेम जैसा एक शो नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल होगी उसके लिए। या आप सीक्रेट गेम जैसा कुछ, अगर आप खुद क्रिएटर हैं उसके, आप खुद एक राइटर डायरेक्टर हैं, आपने खुद क्रिएट किया है वो वर्ल्ड, और आपको आपसे अच्छा उस वर्ल्ड को कोई नहीं जानता, तो आपको शायद जो ओटीटी जहाँ पिच कर रहे हैं वो आपको शायद एक चांस दे देगा कि हाँ ठीक है, ये बंदे को विजन है कि वो क्या करने वाला। तो हम जी बताइए। हाँ, तो जितने प्लेटफॉर्म है, आई थिंक उससे फायदा ही है राइटर डायरेक्टर्स को, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और काफ़ी लोग एक्टिवली देख रहे हैं स्टोरीज को, और जिस तरह की वेब सीरीज अब आजकल आ रही हैं, तो बहुत डिफरेंट तरह का काम हो रहा है, हर जॉनरा में हो रहा है। तो बहुत सही टाइम है ये, बहुत लकी, हम लोग बहुत लकी हैं इस टाइम के, हम इस टाइम में काम कर रहे हैं जी। तो फिर ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर वो क्या तरीका है, वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस एक नए इंसान के लिए जो आना चाहता है बतौर राइटर या बतौर डायरेक्टर, कि वो कैसे शुरुआत करे और कहाँ तक टिल एंड तक, जहाँ तक उसकी फिल्म या उसकी वेब सीरीज
पर्दे पे आने की वाली बात हो या फिर नेटफ्लिक्स पे हो या प्राइम पे, वो क्या कंप्लीट प्रोसेस क्या रहेगा वो? यार मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि क्या मेरे लिए क्या वर्क किया या इन जनरल क्या वर्क कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से ये मेरा अनुरोध है जो अगर कोई भी पेरेंट्स ही देख रहे हैं तो सबसे पहले उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना या उनके अंदर वो डर खत्म होना कि यार, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे छोटे शहरों के लोग यही सोचते हैं कि यार बॉम्बे एक शहर ना बड़ी घटिया जगह है, बहुत मतलब बॉम्बे का एक अलग मिथ बना हुआ है कि अरे वहाँ मेरा बच्चा जाएगा बर्बाद हो जाएगा और बड़ी माया जाल की दुनिया है और ये सब कुछ नहीं है। मतलब ये अपने ऊपर है कि आप किस तरह से यहाँ आते हो, आप बिगड़ते हो तो आप बिगड़ जाते हो, आप अच्छे बनते हो तो आप अच्छे बनते हो। सही। तो सबसे पहले आई थिंक पेरेंट्स का फेथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स का फेथ नहीं होगा तो आपको वो भेजेंगे नहीं तब तक। और क्योंकि आप इनिशियल ईयर्स में जब आप यहाँ आओगे तो आपको जो सर्वाइव करने के पैसे आपको घर से ही लेने पड़ेंगे। मतलब आप आते ही अगर आपको जॉब मिल गई या आप कुछ साइड बिजनेस या कुछ आप कर रहे हो तो साइड में वो सही है, अच्छा है, लकी है आपको अगर मिल जाता है वो, लेकिन पेरेंट्स का कांस्टेंट सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला तो वो है। जैसे जब मैं यहाँ आया था तो मुझे FTI के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, है ना, और अगर शायद मुझे तब FTI के बारे में नॉलेज होता तो मैं शायद तब तो मुझे ये भी नॉलेज नहीं था कि मैं फिल्म मेकर बनने जा रहा हूँ। तो जैसे अब क्योंकि अवेयरनेस बढ़ चुकी है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, उसके थ्रू हम आई थिंक स्मॉल टाउन में भी जो बच्चे या जिनको ये सब करना होगा, फिल्म मेकिंग करनी होगी, वो शायद थोड़े से ज़्यादा अवेयर हों। तो पहले तो आप उसकी नॉलेज लीजिए कि आप कोई भी चीज़ है वो उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप एक फिल्म स्कूल जा सकते हैं उस टाइम पे तो आप जाइए, फिल्म स्कूल में पढ़ाई करके आइए। अगर नहीं जा सकते तो आप बॉम्बे आइए और यहाँ पे फिर शॉर्ट फिल्में बनाइए और राइटिंग के बारे में सीखिए, डायरेक्शन के बारे में सीखिए, मे बी असिस्ट करिए, ट्राई करिए कि फिल्मों में असिस्ट करने का मौका मिले, या जैसे मुझे TVF ने चांस दिया वैसा मे बी कोई और चैनल आपको चांस दे, आप वहाँ पे किसी छोटे, क्योंकि आजकल बहुत सारे यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स जो वेब सीरीज बना रहे हैं, आप ट्राई करिए कि आप वहाँ पे काम करने की कोशिश करिए। और जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके दिमाग में गोल होना चाहिए कि यार मैं इस जगह पे, मैं जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है इस जगह पे काम करने का, या मैं क्या सीखना चाहता हूँ, मैं क्या लेना चाहता हूँ। तो वो आई थिंक बहुत ज़रूरी है। और अपनी वही आई थिंक ये मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ कि फिल्में देखना और किताबें पढ़ना ये एक फिल्म मेकर, हमारी फील्ड में जितने लोग भी काम कर रहे हैं उनकी मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुझे लिटरली, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे पिछले साल रियलाइज हुआ है फिल्में देखना। और मतलब मैं देखता था फिल्में, बट इतना एज अ डायरेक्टर मुझे पता होना चाहिए। मैं जब और लोगों को देखता हूँ या जिनकी नॉलेज, मतलब जैसे अनुराग कश्यप है, आप उनकी फिल्म की नॉलेज मतलब वर्ल्ड क्लास है, मतलब उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। तो फिल्में मतलब कोई भी बड़े से बड़ा डायरेक्टर, मतलब वर्नर हर्जॉग से लेके अकीरा कुरोसावा तक आपको यही बोलेंगे कि आपको पढ़ना और देखना, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितना ज्यादा आप अपनी नॉलेज पे काम करेंगे, जितना ज्यादा आप जितनी ज्यादा शॉर्ट फिल्में बनाएंगे। और मैं ये भी बोलता हूँ कि असिस्ट करना एक पॉइंट तक सही है, मतलब कुछ लोग होते हैं जो 6-6, 7-7 साल असिस्ट ही करते रहते हैं या 10 साल असिस्ट करते हैं। मैं पर्सनली उस चीज में बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा है कि असिस्ट करने में और जब आप खुद एज अ डायरेक्टर आप 50 लोगों के सामने कॉल लेते हैं सेट पे, उसमें जमीन आसमान का बहुत अंतर है। मतलब आप एज एन एडी ऑफ कोर्स आप ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये डायरेक्टर ने ऐसे किया, वो किया, पर जब आप खुद उस शूज में होते हैं, उस चेयर पे होते हो, और जब आपके लिए 100 लोग काम कर रहे हैं और आपको वो कॉल लेना है, तो वो बहुत बड़ा, तो असिस्ट करना चाहिए। मतलब 2 से 3-4 प्रोजेक्ट कर लिए आपने, लेकिन आपको फिर वो लीप लेना है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करके आपको डायरेक्ट करना चाहिए। और स्टार्टिंग में आई थिंक अपने आप को जज करने का कोई पॉइंट नहीं है, मतलब सब ने खराब काम किया है स्टार्टिंग में, बस ये है कि बनाना है। कोई शॉर्ट फिल्म बनाई, 4 दोस्त पकड़े, कोई डीओ, मतलब किसी के पास कैमरा है, किसी के पास साउंड रिकॉर्डर है, ये सारी चीजें करके, जैसे अयान मतलब 10,000 रुपए बनाई और उसकी वजह से मुझे 1 लाख रुपए का चेक मिला, जिससे मैंने अपना मैकबुक प्रो लिया। क्या बात है। वो करना आई थिंक बहुत जरूरी, स्पेशली शॉर्ट फिल्म्स बनाना फॉर एनी न्यू फिल्म मेकर, जो भी जिनको भी फिल्में करनी है, वो बहुत जरूरी है। असिस्ट करिए, अपनी क्राफ्ट पे काम करिए। अब इंटरनेशनल डायरेक्टर्स, इंडियन डायरेक्टर्स, जो पुराने डायरेक्टर्स हैं, उनकी फिल्में देखिए, पढ़िए और लगे रहिए, मतलब यही है।
नहीं, ये तो रहा आपने नए लोगों के लिए आपने ये बताया कि किस तरह उनको आना चाहिए, काम करना चाहिए। पर मेरा सवाल ये था कि वो कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है? क्या आप बताना चाहेंगे? एक शुरुआत अच्छा। हाँ, कि मतलब कल कंप्लीट एक स्क्रिप्ट से स्क्रीन का जो वो होता है वो कंप्लीट एग्जैक्टली कि अगर किसी को ये जानना हो कि एक कंप्लीट प्रोसेस क्या है नेटफ्लिक्स के या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जाने का, तो वो क्या एक तरीका है? जी। तो देखिए, दो अलग तरीके हैं। तो आप बताइए, मैं आपको कौन सा, एक फिल्म बनाने का एक अलग तरीका है, एक वेब सीरीज, एक प्लेटफॉर्म अप्रोच करने का एक अलग तरीका है। एक प्लेटफॉर्म की हम बात कर, हाँ, एक प्लेटफॉर्म की बात, हाँ, क्योंकि यहाँ पे नए लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा प्लेटफॉर्म में जी। करना। तो देखिए, प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी, जैसे आपको वेब सीरीज ही पिच करनी है, तो सबसे पहले एक जो टर्म होता है, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं बाइबल। तो बाइबल एक, मतलब जैसा कि बाइबल जो शब्द है, वो आपकी जो सीरीज है, आपका जो आपने जो शो सोचा है, उसके बारे में उसकी दुनिया बताता है। तो बाइबल, जैसे आप जो भी लोग देख रहे हैं, अगर उनको बाइबल के बारे में सर्च करना, तो गूगल पे आपको बाइबल, बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे शोज के बाइबल मिल जाएंगे और आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा बाइबल में क्या होता है। बाइबल में बेसिकली आप अपना वर्ल्ड बताते हैं, आप अपनी कहानी बताते हैं, अपने कैरेक्टर्स बताते हैं, और आप अपने हर एपिसोड के बिगनिंग, मिडिल, एंड्स बताते हैं, और पॉसिबिलिटी बताते हैं सीजन 2 की, क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो कम से कम 3 सीजन वाला शो देते हैं। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपने अगर एक सीजन लिखा है और आपका आगे के सीजन का आपको क्लैरिटी नहीं है, तो वो प्लेटफॉर्म कभी लेगा नहीं। तो एटलीस्ट 3 सीजन का आपके पास एक वो होना चाहिए विजन, कि हाँ, ये पहले सीजन में ये हुआ, दूसरे में ये होगा, तीसरे में ये होगा। तो वो बाइबल अगर जितना आपका स्ट्रांग होगा, और बाइबल आपका स्ट्रांग तभी होगा जब आपको खुद क्लैरिटी होगी अपने शो के बारे में, कि यार ये मेरा शो सेट कहाँ है, किस वर्ल्ड में सेट है। अच्छा, इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो बोलते किस तरह से, वो पहनते क्या है, वो खाते क्या है, उनका एक दूसरे से रिलेशन क्या है, मेरी कहानी क्या है, क्या ये कहानी मैंने कहीं देखी हुई है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक जितना भी काम अभी हो रहा है, कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में हो चुका है। मतलब हम लोग बस उसको थोड़ा डिफरेंट करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि फिल्में हो गई, वेब सीरीज हो गई, बहुत तरह की वेब सीरीज और फिल्में बन चुकी हैं। तो इसीलिए वो देखना बहुत जरूरी है, कि ताकि हमें पता रहे कि उसी चीज को हमें डिफरेंटली कैसे करना है। तो आप एक बाइबल बनाते हो, फिर आप अप्रोच करते हो, नेटफ्लिक्स हो गया या कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, आप उनको अप्रोच करते हो, वो बाइबल पढ़ते हैं आपकी, और अगर उनको इंटरेस्ट है इस बाइबल में, तो फिर आगे की चीजें शुरू होती हैं। फिर आपको एज अ राइटर हायर कर लिया जाता है। और क्या होता है कि जैसे आप कोई भी बड़े शोज देखो ना, जैसे सीक्रेट गेम्स हो गया, या जैसे पाताल लोक अभी आया है, या जैसे लैला हो गया, या और भी कोई शो, तो ये मतलब जितने बड़े शोज आप देख रहे हो, ये किसी एक राइटर ने नहीं लिखे होते। तो राइटर्स रूम का जो कल्चर है वो बहुत जरूरी है इंडिया में, कि एक क्रिएटर है, जो शो का क्रिएटर, जिसका बेसिक आइडिया है, जिसने बाइबल बेबी बनाया है, जिसने वर्ल्ड सोचा है पूरा, वो क्रिएटर, जब उसने नेटफ्लिक्स ने उस क्रिएटर के साथ, हाँ, उस क्रिएटर का आइडिया अच्छा लगा, तो वो क्रिएटर फिर एक पूल ऑफ राइटर्स की टीम बनाएगा, इसको राइटर्स रूम बोलते हैं। क्योंकि सीक्रेट गेम जैसा शो या पाताल लोक जैसा शो लिखना किसी एक बंदे के बस की बात नहीं है। ऑल्दो लिख सकता है, शायद 4 साल लेके वो बंदा भी लिख लेगा, क्योंकि मतलब 400 मिनट का कंटेंट अकेले लिखना बहुत मुश्किल। तो एक राइटर्स रूम बनता है, उसमें 4 से 5 और राइटर्स होते हैं, एक हेड राइटर होता है, जो मे बी काइंड ऑफ हेड राइटर और जो क्रिएटर है वो सिमिलर होते हैं बहुत टाइम्स। तो वो पूरे रूम को हेड करते हैं, और फिर डिस्कशन होता है, हर एपिसोड की बीट्स, हर एपिसोड के बिगनिंग, मिडिल, एंड्स डिस्कस होते हैं। और ये सब डिस्कस होने के बाद वो एपिसोड डिवाइड होते हैं फिर राइटर्स में, कि अच्छा, ये जैसे राहुल है तो राहुल 2 एपिसोड लिखेंगे, एपिसोड 1, एपिसोड 3। अमृत है, अमृत एपिसोड 2 और एपिसोड 6 लिखेंगे, सो दैट ये काम ना फिर जल्दी हो जाता है। जल्दी अगर एक बंदा करेगा, उसको डिवाइड कर दिया, तो काम जल्दी होता है। 4 माइंड्स हैं, 4 अलग तरह के पर्सपेक्टिव आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा शो बना रहे हो, आपको इतनी सारी चीजें कहनी है। तो वो होता है। फिर उसके बाद सब कुछ हो गया, लिखाई हो गई, उसके बाद प्रोडक्शन हाउस आता है ऑन बोर्ड, और उस प्रोडक्शन हाउस को वो स्टूडियो या जो OTT है वो एक बजट देता है कि भाई X बजट में बनाना है, और उस हिसाब से फिर वो प्रोडक्शन हाउस टीम ढूंढना शुरू करता है उस क्रिएटर के साथ। तो क्रिएटर
अब क्रिएटर के यहाँ पे वो हो सकता है कि क्रिएटर की चॉइस का डायरेक्टर आ सकता है, मे बी क्रिएटर शायद समटाइम्स ही इज द ओनली डायरेक्टर, लाइक जैसे विक्रमादित्य मोटवा ने क्रिएटर भी हैं तो उन्होंने फर्स्ट सीजन डायरेक्ट किया था, तो फिर डायरेक्टर आता है, फिर ऑफ कोर्स वो सारी चीजें शुरू होती हैं कि कास्टिंग होती है, फिर रेकी आप करते हो, लोकेशन ढूंढते हो, फिर आपकी टीम आती है, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की टीम आती है, प्रोडक्शन डिजाइनर, डीओपी और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं बेसिकली फिल्म के, वो सारे ऑन बोर्ड आते हैं। आप प्री प्रोडक्शन करते हो, डिपेंड करता है शो टू शो, प्री प्रोडक्शन डिफर करता है। एक गुल्लक जैसे शो में 1.5 महीने का प्री प्रोडक्शन इज इनफ, या ऑपरेशन एमबीबीएस 1.5-2 महीने का प्री प्रोडक्शन इज इनफ। सीक्रेट गेम जैसे शो में शायद 6 महीने या 8 महीने का प्री प्रोडक्शन है, क्योंकि वो बहुत बड़ा शो है, मल्टीपल लोकेशंस हैं, मल्टीपल एक्टर्स हैं, और कास्टिंग में बहुत टाइम जाता है, लोकेशन में बहुत टाइम जाता है, क्योंकि आपको जितना हो सके रियल लोकेशंस पे शूट करना है, और कास्टिंग जितनी रियल है, नई फ्रेश कास्टिंग होनी चाहिए, तो उसमें बहुत टाइम जाता है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद आप फाइनली आप शूट पे जाते हो। शूट का शेड्यूल्स में बटा हुआ होता है, मतलब क्योंकि हम डिफरेंट शहर में शूट कर रहे हैं, तो शेड्यूल 1 बॉम्बे का हो गया, शेड्यूल 2 यूपी का हो गया, शेड्यूल 3 नागपुर का हो गया। फिर वो शूट होता है, उसके बाद फिर आप आते हैं पोस्ट प्रोडक्शन पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फिल्म मेकिंग का। मतलब एक डायरेक्टर के लिए एडिटिंग की समझ होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में एडिट क्लियर नहीं तो आप फिर रैंडम बहुत चीजें शूट करते हैं और वो यूज भी नहीं होती, आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है सब। तो आप फिर एडिटर के साथ बैठ के, एडिटर पहले अपना फर्स्ट कट बनाते हैं एपिसोड्स का, फिर आप बैठते हो एज ए डायरेक्टर, आप बैठते हो या क्रिएटर बैठता है बहुत टाइम्स, क्योंकि जो क्रिएटर का कल्चर यहाँ इंडिया में शुरू हुआ उसमें मोस्टली क्रिएटर लेड एडिट्स होते हैं, क्योंकि वो सुपरवाइज कर रहे होते हैं पूरे शो का वॉइस, वो देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं। फिर जैसे जैसे आपके एपिसोड बनते आते हैं, आप OTTs को भेज के, जो भी प्लेटफॉर्म आपके साथ है उनको आप अप्रूव कराते रहते हैं, और बस आपका शो तैयार हो जाता है। फिर फाइनली मार्केटिंग और ये सारी चीजें इन प्लेस आती हैं, और फिर आपका ये मार्केटिंग और जितना भी ये पूरा गेम है, ये पूरा वही लोग देखते हैं जो ये बिल्कुल ये OTT का पूरा हैंडल करते हैं। मतलब Amazon का शो है तो Amazon की टीम है पूरी मार्केटिंग की, वो उसमें मतलब डायरेक्टर का कोई से, मतलब डायरेक्टर कैन से ऑफ कोर्स he can have his opinions, but एंड ऑफ डे उनका ही कॉल होता है कि पोस्टर ऐसा होगा, ट्रेलर ऐसा होगा, 30 सेकंड में हम ये दिखाएंगे, कैरेक्टर पोस्टर में ये होगा, क्योंकि वो उनका जोन है, वो उनका गेम, उनको करने देते। तो ये एक ओवरऑल मतलब ये प्रोसेस है, और ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो पेशेंस बहुत बड़ा टर्म है फिल्म मेकिंग में, भले ही वो कोई एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, सिंगर हो, ये पेशेंस के बिना नहीं चल सकता है। बहुत लंबी, मतलब कभी 10 साल में हो जाता है, कभी 15 साल भी लगते हैं, कभी नवाजुद्दीन जैसे आप हैं तो आपको और भी टाइम लग सकता है, बमन ईरानी जैसे लोगों को 50-50s पे। संजय मिश्रा जी जो हैं उनको अगर देखा जाए तो कुछ साल पहले ही उनका एकदम हाई हुआ है। तो वो बहुत जरूरी है जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी अभी पाइपलाइन में आने वाले कल में आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, आपकी कुछ फिल्में हैं, आपकी कुछ वेब सीरीज हैं आपकी? हाँ यार, एक फिल्म है जो मैं और दुर्गेश सिंह, गुल्लक के लिरिसिस्ट, जिन्होंने बेसिकली मेरे सारे शोज के लिरिक्स लिखे हैं, उनके साथ मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ, और वो फिल्म काफी टाइम से चल रही है, मतलब 1 साल 1.5 साल से उस पर काम हो रहा है। तो वो फिल्म की राइटिंग खत्म करने का एम है इस साल तक, मतलब अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग शायद अभी रिसर्च पे होते। तो रिसर्च की वजह से वो थोड़ा स्लो चल रही है फिल्म, क्योंकि वो जर्नलिज्म बेस्ड फिल्म है और यूपी बेस्ड फिल्म है, और उसमें बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत है। तो वो इस साल लिखने के बाद हम पिच करेंगे, और होपफुली अगर सब कुछ सही रहा तो शायद अगले साल टुवर्ड्स द एंड और मे बी नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में, तो वो मतलब प्राइमरी फोकस अभी उस पे है, और एक फैमिली के अराउंड एक वेब सीरीज भी कर रहे हैं हम लोग, लिख रहे हैं मैं और दुर्गेश। तो फिलहाल ये 2 चीजें चल रही जो पाइपलाइन में हैं, अभी दिख रही हैं जी। तो अमृत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमसे जुड़े और आपने इतना कुछ हमें डिटेल में बताया इसके बारे में, जो शायद लोगों को नहीं पता होता है और इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होंगी।
तो मैं कहूंगा कि Thank you यार, बहुत शुक्रिया, मजा आया। बहुत थैंक यू सो मच।